सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रश्न श्रृंखला 3 हल करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। नंबर 1, आत उपसर्गात एंगादौ धातौ खाली स्थान एकादेशः स्यात्। ये प्रश्न है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो का पररूपम, खा पूर्व रूपम, गा पूर्व परयोः और घा है अचि। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो इसमें का नंबर सही है ये, यानी कि खाली स्थान में पररूपम भरा जाएगा। ऐसे होगा, आत उपसर्गात एंगादौ धातौ पररूपम एकादेशः स्यात्। ये वृत्ति है एंग पररूपम की। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पररूप विधानस्य विधिसूत्रम अस्ति। 2 नंबर प्रश्न सुन लिया सबने। का एंगः पदान्तादति, खा एंग पररूपम, गा एवे चान योगे, घा वा शुप्या पिसल। पररूप विधानस्य विधिसूत्रम अस्ति, यानी कि पररूप के विधान का विधिसूत्र क्या है, ये पूछ रहा है। तो हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। तो आप लोग जब भी प्रश्न श्रृंखला देखा करें तो अपने मन से गेस कर लिया करें उत्तर क्या होगा, फिर उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं, है ना। तो इससे हमारा भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। फालतू में फिर टाइम किल करने की कोई बहुत बहादुरी नहीं है ना। तो इसमें पररूप विधान का विधिसूत्र कौन है? 2 नंबर में एंग पररूपम। एंग पररूपम पररूप संधि विधान करने का विधिसूत्र है, ऐसा समझेंगे। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कुछ कारण थे इस बीच, तो हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाएँ, लेकिन अब से रेगुलर होगा। नंबर 3, एंग पररूपम सूत्रम कस्मिन् सूत्रस्य अधिकारे पठितमस्ति। ऐसा है, कोई न कोई सूत्र किसी के अधिकार में पठित होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो एंग पररूपम सूत्र है, ये किसके अधिकार में पठित है? का पररूपम, खा एंगादौ धातौ, गा एकः पूर्व परयोः, घा उपसर्गादृति धातौः। तो 3 नंबर में एंग पररूपम सूत्र, ये जो चारों सूत्र दिए हैं, इनमें से किसके अधिकार में पठित है, ये पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर पूर्व और पर को मिलाकर एकादेश हुआ है, वो सारे सूत्र, संधियों के वो सारे सूत्र एकः पूर्व परयोः के अधिकार में पठित हैं। तो इसमें ग नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। एंग पररूपम सूत्रे अनुवृत्ति ही भवति। का आत, खा गुणः, गा आत धातौ, घा धातौ। ये आत के बाद कामा लगेगा, यहाँ पे आत के बाद गा नंबर में कामा लगेगा। तो एंग पररूपम जो सूत्र है, इसमें अनुवृत्ति किसकी ली गई है? देखिए, जो मुख्य सूत्र होता है उसमें अनुवृत्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो वृत्ति में लिखा रहता है। तो जो लोग वृत्तियाँ पढ़े रहते हैं वो ये इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और हम जो संधि प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसमें हम वृत्ति भी बताते हैं सूत्रों की, क्योंकि वृत्तियों से सवाल पूछे जाते हैं और वृत्तियाँ सूत्रों में नहीं लिखी रहती हैं। खास करके बाबूराम सक्सेना में तो लिखी ही नहीं है, इसलिए गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं रहेंगे। तो एंग पररूपम में अनुवृत्ति हुई है गा नंबर, आत और
धातु की। ठीक, किसकी किसकी? आत और धातु की। तो आत की अनुवृत्ति कहाँ से हुई है? आत की अनुवृत्ति हुई है आद गुणः से, और धातु की उपसर्गादृति धातु है एक सूत्र हम पीछे की वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उससे दोनों सूत्रों से ये दोनों शब्द अनुवृत्ति किए गए हैं एंग पर रूपम में, जो कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनकी अनुवृत्ति आई है। 5 नंबर प्रश्न, क्वधन एव क्वेव भवति। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, का, एवे, चान योगे, वार्तिक, यानी कि क्वधन एव क्वेव में कौन सा सूत्र लगा है 5 नंबर में, ऐसा पूछा जा रहा है। तो का नंबर में एवे चान योगे वार्तिक, क्या इसमें ये वार्तिक लगा है? खा एंग पर रूपम, क्या एंग पर रूपम से पररूप हुआ है? गा एंगह पदांतादति, क्या ये सूत्र लगा है? घा सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, कौन सा सूत्र लगा है क्वाधन एव क्वेव में? तो इसमें 5 नंबर में यहाँ पर एवे चान योगे वार्तिक, हमने बताया था ना कि एवे चान योगे वार्तिक प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि जब अनिश्चय का बोध हो, एव के साथ जब अनिश्चय का बोध हो तो आ और ए मिलकर ए ही रह जाते हैं। तो वा का वकारोत्तरवर्ती आकार और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे एवे चान योगे से, और शब्द बन जाएगा क्वेव। ठीक, ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर अनिश्चय का बोध है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पर, और ये संधियाँ हम बाबूराम सक्सेना को बेस करके पढ़ा रहे हैं। उसमें जो भी उदाहरण दिए हैं, जो भी सूत्र दिए हैं, वो उन्हीं से हम प्रश्न भी बनाते हैं और उन्हीं से हम संधि प्रकरण पढ़ा भी रहे हैं। केवल वृत्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी से वृत्तियाँ आपको मुख्य जो हैं उनको बताते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा कठिन बन गया है, चलिए देखते हैं। समीचीनम मस्ति, देखना है कि कौन सा सही है, उपयुक्त है। का उपधन एड कीयति उपेड कीयति, खा उपधन ऐड कीयति उपैड कीयति, गा उपधन एड कीयति उपैड कीयति, घा उपधन ऐड कीयति उपेड कीयति। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है, ऐसा पूछा जा रहा है 6 नंबर में। तो इसमें पहला तो सही लग रहा है, उपधन एड कीयति उपेड कीयति, ये पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखकर नीचे बताना है, 1 2 3 4 जो नंबर पड़े हैं यहाँ पे सही बताना ना, तो पहला ऑप्शन सही है। और खा नंबर उपधन ऐड कीयति उपैड कीयति, ये नहीं सही है। उपधन एड कीयति उपैड कीयति, गा भी सही है। और घा उपधन ऐड कीयति उपेड कीयति, ये भी नहीं सही है। तो यानी कि का और गा सही है। अब आप लोग ऑप्शन देखें, का में दिया है का और घा, तो का और घा तो नहीं सही है, का सही है लेकिन घा नहीं सही है। 2 नंबर में दिया है का और खा, का और खा, तो का तो सही है लेकिन खा नहीं सही, इसलिए 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर में दिया है का और गा, तो का और गा दोनों सही हैं, यानी कि ये जो है सही है ना। ये कैसे हो गया, यहाँ चलो कर लेते हैं। ये 3 नंबर सही है। और 4 नंबर में दिया है घा, तो घा तो सही ही नहीं है। तो थोड़ा सा कठिन ये प्रश्न हो गया है, नेट JRF स्तरीय हो गया है, लेकिन बहुत भी कठिन नहीं है।
और उपधन एड कियति, इसके दो रूप बनते हैं। तो पहला रूप बनता है उपेड कियति, जो कि ये बना है, और दूसरा बनता है उपैड कियति। तो जब वृद्धि होगी तो उपैड कियति बनेगा, जब वृद्धि नहीं होगी तो उपेड कियति बनेगा, ऐसा समझेंगे। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलें, क्योंकि उपेड कियति नाम धातु है, नाम धातु है, इसलिए उसमें वा सुप्य पिसल से अनुवृत्ति हो जाती है और वृद्धि हो जाती है, इसलिए उपैड कियति बन जाता है। बाबूराम सक्सेना में बहुत अच्छे से दिया है, इसको पढ़ लेना और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, समीचीनम अस्ति का प्रोधीयति, खा प्रोधीयति, गा का और खा घा कोपिना। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? प्रोधीयति सही है कि प्रोधीयति सही है, कि कौन सा सही है? तो इसमें गा नंबर सही है, यानी का और खा दोनों ही शब्द सही हैं, ऐसा होगा। ठीक, और क्यों सही है ये जो हमने वीडियो पढ़ाई है संधि प्रकरण भाग 4, उसमें बताया है कि क्यों सही है। क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तरी है, जो भाग 4 संधि प्रकरण हमने पढ़ाया है, उसी से हमने बनाया है। पहले वो लेक्चर देखें, फिर ये प्रश्नोत्तरी देखें, तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे ले जाएंगे। शुद्ध रूपम अस्ति, 8 नंबर, शुद्ध रूपम अस्ति का तव धन एव तवैव, खा तव धन एव तवैव, गा तव धन एव तवेव, घा का खा द्वौ, यानी कि का और खा दोनों। तो इसमें कौन सा सही होगा? 8 नंबर में, 8 नंबर में का सही होगा। तव धन एव तवैव, क्योंकि यहाँ पर निश्चय है, इसलिए वृद्धि हुआ है, और जब एवे चानियोगे से अनिश्चय नहीं होगा तो एव के साथ वृद्धि नहीं होगी, पर रूप होगा और बनेगा क्वधन एव क्वैव। और अगर निश्चय होगा तो तव धन एव तवैव बनेगा। बाकी ये गलत है ना, तव धन आयव तो होगा ही नहीं, आयव नहीं होगा, यही गलत है, इसलिए इधर भी गलत हो गया। और यहाँ पे ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया, पर रूप नहीं होगा, वृद्धि होगा। ठीक, और का खा दोनों ये तो गलत ही है। ठीक, यानी कि का नंबर सही है, का सही है 8 में। आइए चलते हैं हम लोग 9 नंबर, भिन्नम अस्ति का एंगि पर रूपम, खा आद गुणः, गा एवे चानियोगे, घा एंगह पदांतादति। अब बताइए ये 4 दिए हैं सूत्र, इनमें से कौन सा भिन्न है? 9 नंबर में तो एंग पर रूपम एक सूत्र है, आद गुणः एक सूत्र है, एंगह पदांतादत एक सूत्र है, इसमें गा सही होगा। गा भिन्न है क्योंकि एवे चानियोगे एक वार्तिक है, का खा घा इन तीनों में जो हैं ये सूत्र हैं, और गा नंबर एवे चानियोगे ये वार्तिक है, सूत्र नहीं है। एवे चानियोगे वार्तिक क्या करता है ये मुझे कमेंट में बताएं। शुद्ध शब्दम मस्ति, शुद्ध शब्द बताना। शक धन अंधु सकंधु, शक धन अंधु सकंधु, शक धन अंधु सकांधु, शक धन अंधु सकंधु सकांधु, कौन सा सही होगा इसमें बताएं। 10 नंबर में
तो 10 नंबर में सही होगा खा। सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम से दीर्घ स्वर नहीं होगा, सकंधुः बनेगा, ठीक। और ये भी नहीं होगा, एक ही रूप बनेगा। सकांधु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिर ये शब्द अशुद्ध बन जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे दिया है, शब्द दिया है मनीषा। मनीषा इति पदे संधि विधायक सूत्र वार्तिकम भवति, यानी कि मनीषा जो पद बना है उसमें कौन सा सूत्र या वार्तिक लगा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। का नंबर सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम, खा एवेचानियोगे, गा एंगि पररूपम, घा एवेचानियोगे। देखिए यहाँ पे खा और घा में एक ही ऑप्शन लिख गए हैं, लेकिन आपका उत्तर प्रभावित नहीं है। तो मनीषा में जो सूत्र लगा है वो लगा है का नंबर, यानी कि सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम। तो यहाँ पर क्या है, ये होगा कौन सा ऑप्शन, ये का नंबर। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12। कुल धन अटा पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति। अब कुलटा, कुल धन अटा, कुलटा में संधि विधायक सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घः, लग तो रहा है ये दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घः जो सूत्र है इस पर फिट बैठता है कुलटा, लेकिन होगा नहीं। खा एंगि पररूपम, गा एवेचानियोगे, घा सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम। तो 12 नंबर में क्या होगा, 12 में होगा सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम ना, कुल धन अटा कुलटा, ऐसा होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप भाग 4 वीडियो देखेंगे संधि प्रकरण का तो बड़ी आसानी से ये सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। 13 नंबर पतत धन अंजलि, पतंजलि पदे संधि भवति। पतंजलि पद में संधि कौन सी हुई है, ये दिया है पतत धन अंजलि पतंजलि। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है अगर गहराई से नहीं पढ़ा गया तो का पूर्व रूप, खा पर रूप, गा व्यंजन संधि, घा पर रूप। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। यहाँ पे पूर्व रूप लिखना चाहिए इस जगह पे ना, पूर्व रूप समझ लीजिए। तो क्या होगा, पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि पतंजलि, यहाँ पर पूर्व रूप होगा। व्यंजन संधि मत समझ लेना, क्योंकि इसमें पतत में ये अत टी है, तकारोत्तरवर्ती आकार से लेकर आ और ता टी बनेगा और अंजलि, तो टी और अंजलि के आ दोनों के स्थान पर रूप, अच्छा ये गलत कर गए हम, पर रूप विधान होगा। तो इसमें जो है देखिए सही कर देते हैं, हाँ अब तो पर रूप विधान होगा और सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम से पर रूप होगा, ठीक। ये ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कुछ दूसरा लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए विसर्ग संधि मान लीजिए, आप बताइए। तो यहाँ पे पररूप होगा, ठीक। क्या होगा, पररूप। सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम से पररूप होगा। ऑप्शन थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई ना, व्यंजन नहीं होगा। देखने में व्यंजन लग रहा है लेकिन व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो पतंजलि शब्द है ये सकंध्वादि गण में पठित है
और सकंध्वादिगण में पठित शब्दों में शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम से पररूप होगा, इसलिए व्यंजन तो नहीं होगा, पूर्व रूप तो नहीं होगा, विसर्ग भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, पररूप होगा ना। कुलटा पदे संधि भवति, दीर्घ स्वर, खा व्यंजन, गा पररूप, घा कोई नहीं। तो कुलटा पदे संधि भवति पररूप ना, ठीक। कौन सी संधि है? पररूप। व्यंजन भी नहीं है, दीर्घ स्वर भी नहीं है, कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, पररूप है। कुलटा पद में भी पररूप संधि है, कुल धन अटा कुलटा। यहाँ भी सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक लगा है, हमको लगता सूत्र बोल गए, वार्तिक होगा, ये वार्तिक है। आगे चलते हैं, सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक कस्य सूत्रस्य अधिकारे पठितम अस्ति। ये बताना, ये जो वार्तिक है ये किसके अधिकार में पठित है? का पररूप, खा पूर्व रूप, गा एकः पूर्व परयोः, घा संहितायाम। तो ये किसके अधिकार में पठित है? 15 नंबर में आपको बताना है कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक किसके अधिकार में पठित है। तो 15 नंबर में होगा गा, ये एकः पूर्व परयोः के अधिकार में पठित है ना। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दे देना, हमको लगता सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक को हम कहीं पे सूत्र बोल गए हैं, तो ये सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है, इस ध्यान दे देना। कभी कभी जल्दी में हम भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सूत्र ज़्यादा हैं वार्तिक कम हैं, तो वो बोल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। फिर 16 नंबर, इकः स्थाने यण स्यात् आचि डाट डाट विषये। बहुत बढ़िया ये वृत्ति है, ये किसकी वृत्ति है? इको यणच की वृत्ति है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इकः स्थाने यण स्यात् आचि डाट डाट विषये, गुण विषये, संहितायाम विषये, आचि परे, आचि पूर्व विषये, क्या भरा जाएगा? इसमें होगा खा नंबर, इकः स्थाने यण स्यात् आचि संहितायाम विषये, ये भरा जाएगा, ठीक। इको यणच की ये वृत्ति है, वृत्तियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इको यणच सूत्रे कति पदानि, इको यणच यह जो सूत्र है इसमें कितने पद हैं ये पूछा जा रहा है। का 1, खा 2, गा 5, घा 3, कितने पद हैं इसमें ये बताना है। तो इसमें 3 पद हैं, कितने? इकः यणः आचि, तो कितने पद हैं? 3 ना, इकः यणः आचि, इको यणचि, ऐसे बनेगा, 3 पद हैं। अब अगला देखते हैं, हर सूत्र पे हमने उनके उदाहरण भी लिए हैं और सूत्र की वृत्तियाँ भी ली हैं। सूत्र से हमने बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं कि कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इको यणच सूत्रे अच पदे विभक्ति भवति, सप्तमी, का सप्तमी, खा प्रथमा, गा पंचमी, घा षष्ठी। तो इको यणच पद में विभक्ति बताइए कौन सी है? आचि में, आचि में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का एक वचन। अच यानी जो पर में अच हो, तो में हो गया ना, तो में किसका चिन्ह है? में पे पर सप्तमी का है ना। 19 नंबर, शुद्ध रूपम अस्ति, शुद्ध्युपास्यः, खा शुद्ध्युपास्यः, गा दोनों, घा केवल खा। तो इसमें कौन सा होगा? दोनों। दोनों क्यों होगा? क्योंकि अनच चा से अच परे यर का विकल्प से द्वित्व होता है, तो जब द्वित्व होगा
तो ये बनेगा, और नहीं होगा तो ये बनेगा, यानी कि दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर गा, दोनों सही। ठीक। अनचिचा करोति का अच से परे यर का विकल्प से द्वित्व, ये तो हमने बता ही दिया है ऊपर वाले में। खा द्वितीय द्वित्व करता है, यहाँ पे द्वित्व होगा, द्वित्व करता है। गा यण का लोप करता है। घा अच से रहित व्यंजनों का लोप करता है। तो अनचिचा क्या करता है? अच से पर में जो यर होता है उसका विकल्प से द्वित्व करता है, यानी का नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 5 पर। 21 नंबर प्रश्न, धातृधन अंशः धात्रंशः धात्रंशः पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति। इसमें कुछ हमने गलत कर दिया है यहाँ पे टाइपिंग में, तो यहाँ पे आधा ता भी होगा, इस वाले में आधा ता होगा और इस वाले में आधा ता नहीं होगा। ठीक, पहले वाले में धा के बाद आधा ता भी होगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है ये देखना है। का अकः सवर्णे दीर्घः, खा आदगुणः, गा वृद्धिरेच, घा इको यणचि। कौन सा सूत्र लगा है इसमें? इको यणचि सूत्र, ओहो, इको यणचि सूत्र लगा है। कौन सा? इको यणचि, ये। ठीक। इका स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषय हमने बताया ना, तो इक ई उ री और ली, तो री के स्थान पर रा हो गया है, वही है। और दोनों पद ये बनेंगे, यहाँ पे त्रा के पहले धा के बाद में आधा ता लगेगा। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, हलीसा लांगलीसा पतंजलि सीमंतः यह शब्द किस गण में पठित हैं? तो का लोमादिगण में, खा सकंध्वादिगण में, गा हलादिगण में, घा सीमंतादिगण में। किस में पठित हैं? तो सकंध्वादिगण में पठित हैं और इनका सभी का संधि विच्छेद आना चाहिए। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक लगेगा इन सारे शब्दों में। ये बाबूराम सक्सेना से आप लोग देखें। 23 नंबर, एकाल प्रत्ययस्य का संज्ञा नदी, खा समाहारः, गा एकः वर्णः, घा अपरिक्तम। तो अपरिक्त एकाल ऐसा है नहीं, तो यानी कि घा सही। 23 नंबर घा सही। और 24 नंबर, तालव्येषु अंतर्भवति। कौन सा वर्ण तालव्य है ऐसा पूछा जा रहा है? का, अ, खा, का, गा, सा मूर्धन्य सा और घा शा। तो इसमें घा सही होगा। इचु यशा नाम तालु, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें घा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 और ये अंतिम प्रश्न है। मूर्धन्यो भवति, मूर्धन्य बताना है। मूर्धा से किसका उच्चारण है यहाँ पे? मूर्धा कौन है? तो पा, क्या पा है? खा, ढा, गा, ला, घा, ना। तो इसमें कौन सा होगा? 25 नंबर में खा। ऋटु रसाणाम मूर्धा, टू यानी कि टा, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, यानी कि ये होगा। ठीक, तो 25 नंबर में खा सही हुआ। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।